दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज स्वतंत्र वीर सावरकर की आज 143वीं जयंती मनाई जा रही है दोस्तों। और आज ही वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर असम की विधानसभा ने वो कानून पास कर दिया दोस्तों, जिसका सपना वीर सावरकर जैसे नेताओं ने देखा था। वो कानून है समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों भारत के संविधान ने केवल वीर सावरकर ने नहीं बल्कि भारत के संविधान निर्माताओं ने भी भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कल्पना की थी और कहा था कि ये जो अलग अलग कानून अलग अलग समुदायों के लिए बनाए जा रहे हैं, ये तात्कालिक व्यवस्था है। परमानेंट व्यवस्था वो होगा। भारत का लोकतंत्र तब सफल माना जाएगा जब भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के साथ न्याय होगा। और भारत की धर्मनिरपेक्ष चरित्र की यह मांग है कि भारत में धर्म के आधार पर किसी भी समुदाय के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। भारत का एक कानून होगा और उस कानून को मानना हर नागरिक का परम कर्तव्य होगा। और आज उस सपने को साकार किया गया असम की सरकार के द्वारा वीर सावरकर की 143वीं जयंती के अवसर पर। दोस्तों असम से पहले उत्तराखंड और गुजरात दो ऐसे राज्य रहे हैं दोस्तों जहां समान नागरिक संहिता ऑलरेडी लागू की जा चुकी है। इसी से मिलता जुलता कानून महाराष्ट्र सरकार ने भी पारित किया है, लेकिन उसे आप समान नागरिक संहिता नहीं कह सकते। लेकिन जो समान नागरिक संहिता उत्तराखंड और गुजरात के बाद आज असम की विधानसभा ने इसे पारित कर दिया दोस्तों, जिसे सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया था। और इसके बारे में असम कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में 13 मई को फैसला किया था कि असम में समान नागरिक संहिता लागू होगी। किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और न धर्म के आधार पर किसी समाज को, किसी समुदाय को कोई विशेष फैसिलिटी मिलेगी। उस सपने को आज असम की विधानसभा ने पारित किया। और मुझे लगता है दोस्तों कि आज हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो काम किया, जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, इसे देखकर उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, उन सभी संविधान निर्माताओं को जिन्होंने भारत में एकता, समानता, बंधुत्व की जो संविधान की मूल भावना है उसकी जो कल्पना की होगी। और दोस्तों इस कल्पना को सबसे पहले जीने का प्रयास किया था अगर किसी चेहरे ने भारत की राजनीति में, तो वो चेहरा था वीर सावरकर का। दोस्तों वीर सावरकर ने कहा था हिंदू नेशन का जो उनकी परिभाषा है दोस्तों, उसके अंदर क्या है? हिंदू एक राष्ट्रीयता है, हिंदुत्व हमारी पहचान है। हम जैसे अमेरिका में जन्म लेने वाला व्यक्ति जन्म से अमेरिकन होता है, जैसे फ्रांस में जन्म लेने वाला व्यक्ति जन्म से फ्रेंच होता है, फ्रांसीसी होता है, जैसे चीन में जन्म लेने वाला व्यक्ति जन्म से चाइनीज होता है, वैसे ही हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू होता है। ये थी कल्पना हिंदू राष्ट्र की वीर सावरकर का। आज वीर सावरकर की जन्म जयंती है दोस्तों। आज इस अवसर पर यह कानून पारित होना, जिसके तहत असम में रहने वाले हर नागरिक के लिए विवाह का एक कानून होगा, महिलाओं के लिए संपत्ति का एक कानून होगा, तलाक का एक कानून होगा। किसी की मनमानी नहीं चलेगी। किसी भी धर्म ग्रंथ के आधार पर राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा और न किसी को स्पेशल स्टेटस मिलेगी। यह व्यवस्था जो है असम की सरकार ने कर दिया। बहु विवाह पर रोक लग गई। ट्रिपल तलाक पहले ही देश में बंद हो चुका है दोस्तों। उत्तराधिकार का नियम हो, लिव इन रिलेशनशिप के मामले में, इन सब मामले में कानून बनाकर जो संवैधानिक एक रूपता लाने का सपना वीर सावरकर ने देखा होगा और जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी, उस कल्पना को आज असम में भी असम की सरकार ने अमली जामा पहनाया है। और असम में यह चुनौती बड़ी थी दोस्तों। असम में यह चुनौती इसलिए बड़ी थी क्योंकि असम में 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मुसलमानों की आबादी लगभग 34%। माना यह जा रहा है कि अब मुसलमान आबादी असम में लगभग 40% हो चुका है।
इसीलिए असम जहां डेमोग्राफी विगत आजादी के बाद 1947 से लेकर अब तक असम में डेमोग्राफिकल चेंज आ चुका है दोस्तों। कई ऐसी समस्याएं असम के अंदर जन्म ले चुकी है, जो समस्याएं भारत के लिए विगत दिनों भी बड़े नासूर बनकर उभर कर सामने आए थे और आने वाले दिनों में भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। असम एक सीमाई राज्य है दोस्तों। असम की सीमा बांग्लादेश से मिलता है। आपको याद होगा दोस्तों, असम वह राज्य है जहां बांग्लादेश में जब इंसर्जेंसी हुआ था, जब 1971 में वहां जो आंदोलन जिसका परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का विभाजित हुई थी, उसके बाद सबसे ज्यादा बांग्लादेश से भाग कर आने वाले लोग असम पर बोझ बने थे दोस्तों। असम के लिए चुनौती है, असम के लिए चुनौती है सिटीजन रजिस्टर का निर्माण करना। असम के लिए कई चुनौतियां हैं दोस्तों, और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए कानून भारत सरकार ये पहला एक ऐसा कदम है जिससे कि आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने में असम कामयाब होगी। और इसके लिए दोस्तों निर्विवाद रूप से आपको श्रेय देना होगा हेमंत बिश्व शर्मा को। दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए 3 तत्व जिम्मेवार होते हैं। तीनों तत्व का मतलब होता है नीति, नियत और नेतृत्व। नीति, नियत और नेतृत्व। नीति ऐसी होनी चाहिए, जब कहा जाता है दोस्तों कि शासन की नजर में उसके हर नागरिक बराबर होते हैं। शासन की नजर में उसके हर नागरिक बराबर होते हैं। तो जब तक समान नागरिक संहिता के बगैर कैसे भारत यह साबित कर सकता था दोस्तों, कर सकता है कि भारत में हर नागरिक के लिए कानून समान है। जब तक कानून समान नहीं होगा कि शासन कैसे हर नागरिक को एक समान देखती है। दूसरा मामला आता है दोस्तों नियत का। नियत, आप चाहते क्या हैं? आप सरकार क्यों चलाना चाहते हैं? क्या सरकार आप इसलिए चलाना चाहते हैं जिससे कि आप अपने परिवार का वर्चस्व स्थापित कर सकें? यही तो हुआ। चाहे वो सैकिया परिवार हो, निकाल कर आप देख लीजिए दोस्तों, चाहे वो सैकिया परिवार हो, चाहे वो गोगोई परिवार हो, कई पीढ़ियां हितेश्वर सैकिया के बाद हितेश्वर सैकिया की पत्नी उनकी विधानसभा सीट से विधायिका बनती है, मंत्री बनती है। उसके बाद उनके पुत्र मुख्य प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस पार्टी में, गौरव गोगोई, तरुण गोगोई। कौन भूल सकता है दोस्तों? तो क्या आप किसी परिवार की जागीर बना के रखना चाहते हैं, या फिर बदरुद्दीन अजमल जैसे व्यक्ति जो खुलेआम कहता है कि असम में बांग्लादेशी है ही नहीं, असम में दोनों समुदाय के लिए, चाहे असम में बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं के लिए जो कानून होगा वही कानून बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों के लिए भी होगा, ऐसी मांग करने वाला बदरुद्दीन अजमल क्या असम की राजनीति में प्रासंगिक होना चाहिए? सवाल यह उठता है दोस्तों कि 1947 में भारत का विभाजन क्यों हुआ था? भारत का विभाजन हुआ था इस मांग पर कि हिंदू एंड मुस्लिम कैन नॉट लिव टुगेदर। 2 नेशन थ्योरी के आधार पर मुसलमानों को पाकिस्तान मिला था, हिंदुओं को हिंदुस्तान मिला था। तो फिर जिन हिंदुओं ने बांग्लादेश मांगा नहीं था, जिन हिंदुओं ने पाकिस्तान नहीं मांगा था, उन्हें ही केवल CAA के तहत भारत की नागरिकता पाने का अधिकार नहीं है। उन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान मांगा, जिन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया, उन लोगों को क्या अधिकार बनता है भारत में समान सुविधाओं की वो मांग करें? इसका कोई अधिकार, समानता का भी अधिकार की डिमांड करना उनके लिए पाप है दोस्तों। कैसे वो समानता का अधिकार मांग सकते हैं जब अपना हिस्सा लेकर वो भारत से अलग हो गए थे? लेकिन खैर, भारत कहा जाता है दोस्तों कि दुनिया में केवल वह कोना उस दुनिया के केवल उस कोने में धर्मनिरपेक्षता शब्द प्रासंगिक है जहां हिंदू बसते हैं। आप बता दीजिए दोस्तों, जहां पर इस्लाम है वहां पर सेकुलरिज्म है क्या? बताइए, दुनिया का एक देश बताइए जो मुस्लिम बहुल देश हो और जहां सेकुलरिज्म हो। दुनिया में कोई ऐसा कम्युनिस्ट देश बताइए दोस्तों जो सेकुलर हो, कंप्लीटली सेकुलर हो, जहां पर कि दूसरे गैर कम्युनिस्टों के लिए भी समान व्यवस्था हो। अगर आप कम्युनिस्ट नहीं हैं तो फिर आपके साथ क्या व्यवहार होगा? चीन
सबसे बेहतर गवाह है दोस्तों। जहां उइगर मुसलमानों के साथ कौन सा व्यवहार होता है बताने की आवश्यकता नहीं है। वहां मस्जिद में बार खोल दिए गए हैं, नाइट क्लब चलाए जाते हैं मस्जिदों में। ये तो सवाल ये उठता है दोस्तों, दुनिया का कौन सा ईसाई देश है जहां पर कि गैर ईसाइयों के लिए समान व्यवस्था, समान माहौल, सब कुछ समान है, समानता, कंप्लीटली समानता का अधिकार मिला हुआ है उनको? नहीं मिलेगा। सेकुलरिज्म भारत में तभी तक बचा हुआ है दोस्तों जब तक हिंदू बहुमत में है, और इस बात को तय करने का अधिकार इस भारत को है जो भारत विभाजन का दंश झेल चुका है धर्म के आधार पर। इसीलिए हर वो कदम उठाने का अधिकार भारत की हर सरकार को है, चाहे वो राज्य की सरकारें हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जिससे कि भारत का धर्म निरपेक्ष चरित्र, पंथ निरपेक्ष चरित्र कह लीजिए उसको, धर्म निरपेक्ष चरित्र मत कहिए, नहीं तो फिर ये यूरोपियन सेकुलरिज्म का ट्रांसलेशन हो जाएगा। पंथ निरपेक्ष चरित्र को बरकरार रखने की जिम्मेवारी इस देश के हिंदुओं की है। जब तक हिंदू बहुमत में है वही केवल सेकुलरिज्म हो सकता है दोस्तों, वही पंथ निरपेक्षता बरकरार रह सकती है। अगर हिंदू घटा कश्मीर वाली स्थिति हो जाएगी। क्या हुआ श्रीनगर में 1990 ईस्वी में, बताने की आवश्यकता है क्या दोस्तों? ये जो आज सपना पूरा हुआ असम के लोगों का, यही सपना वीर सावरकर का भी था। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।